हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो आपका होगा माइनर सब्जेक्ट यूनिट 2, मतलब बाकी सब भी देख सकते हैं। और इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेंगे इसमें यूनिट 2 में जो आपका है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। तो फ़िलहाल हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार जिसको आप बोलते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 या भाग 3 के अंदर एम्बेडेड है, मतलब उसमें दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये कोर्ट से इन्फॉर्सिबल होते हैं, प्लस ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट होते भी हैं, नहीं भी। मतलब सारे राइट्स जो हैं, सारे अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो सारे एब्सोल्यूट नहीं होते, उनमें से कुछ एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है हर टाइम वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा जी, आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो पहला आर्टिकल है पार्ट 3 के अंदर। तो आर्टिकल जो 12 है वो आपको ये बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या रहेगी या राज्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। स्टेट जो हम बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड की गई हैं, राज्य के विरुद्ध मिली हैं। तो इसमें स्टेट के बारे में हम पहले देखते हैं। तो ये स्टेट के अंदर 4 चीज़ें ये बताते हैं क्या, कि भारत की सरकार और संसद पहली चीज़, दूसरी राज्य प्लस विधानमंडल, समझ आ रही होंगी चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है कि अधिकारी, कौन से अधिकारी, स्थानीय अधिकारी जिसको आप बोल सकते हो, ग्राम पंचायत, विधानसभा, सॉरी ये जो आपके पंचायत हो गई, जिला बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। चौथा हो गया अन्य। अन्य में कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपकी बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ हो गए। तो ये सारे जो हैं ये आपके जो टोटल मिला के चारों चीज़ें मैंने बताई ये आपके आते हैं राज्य के अंदर, कि भाई राज्य जो है वो इन चीज़ों से फॉर्म करेगा। आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि भाई कोर्ट को जो है, कोर्ट आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा और टाइम आने पर उनका न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। फिर आर्टिकल 13 के अंदर जो 3 सब क्लॉज है, थर्ड सब क्लॉज कहता है कि जो विधि है, विधि लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो लॉ में क्या क्या है आपका, कुछ एक टर्म्स हैं, अध्यादेश और आपका उपनियम, विनियम, नियम, आदेश, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन जो है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3। फिर इसमें आर्टिकल 14 की हम बात करते हैं। 13 में और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर अ जनरल आंसर। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को हिंदी में बोलते हैं विधि के समक्ष समता, मतलब लॉ के अगेंस्ट, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूके के संविधान से लिया गया है। और जो दूसरा है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये क्या कहता है कि सभी को जो है समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। ठीक है जी। तो जो आर्टिकल अब 15 का जो क्लॉज ए है वो आपका ये कहता है कि जो जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ बेसिस होते हैं जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो वो कौन कौन से बेसिस हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म, स्थान। ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं। इनके आधार पर आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्टिकल ये जो 15A है ये किसके अगेंस्ट दे रहा है प्रोटेक्शन, 15A देता है स्टेट के अगेंस्ट। 15 का जो सेकेंड क्लॉज है ये देता है आपको नागरिकों के विरुद्ध, कि सब सार्वजनिक स्थान जो प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस होंगे उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। जैसे आपके पहले कुआं वगैरह से पानी लाना कि सभी जाति के लोग ला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। 15(3) कहता है कि अगर बच्चे और महिलाएं, इनके लिए स्पेशली मतलब एक अलग से
कह सकते हो कि प्रोविजंस, प्रावधान बनाने की गवर्नमेंट राज्य को अनुमति रहेगी। 15 का थर्ड क्लॉज। 15 का फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि जाति के आधार पे भी आप प्रोविजंस बना सकते हो। जाति कौन सी हो गई भाई, इसमें कौन सी हो गई, SC ST और OBC। 15 का 5 कहता है कि निजी क्षेत्र, पब्लिक में तो हो गया फोर्थ क्लॉज में। फिफ्थ क्लॉज कह रहा है कि फिफ्थ जो आपकी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी SC ST और OBC को प्रॉपर आपका आरक्षण मिलेगा। फिर 15 का जो 6 है, 6 क्लॉज कहता है कि EWS जो अभी ऐड हुआ है 103वें संविधान संशोधन से, कि उसमें 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 15 आर्टिकल। अभी अगर हम 16 की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 जो है इट डील्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 16 का जो क्लॉज 1 है इट सेज इक्वल अपॉर्चुनिटी, की सभी को समान जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी नागरिकों को, और सभी मतलब अल्पसंख्यक और जितने भी संख्यक जितने भी हैं सभी को। 16 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा राज्य के किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति या नियोजन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी आधार पर। आधार अभी जो 5 बताएं उनमें से धर्म, जाति, मूल जन्म स्थान, मूल वंश, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 का थर्ड क्लॉज कहता है कि कोई भी स्टेट अगर मतलब विधि अगर बनती है तो स्टेट जो है वो अपने राज्य के लिए कोई मतलब अलग से अपने सिटीजन्स के लिए थोड़े बहुत सीट्स जैसे रिजर्व कर लेते हैं कि भाई राजस्थान का अगर कोई एग्ज़ाम है तो राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए इतना है, इस तरीके से वो किया जा सकता है। 16 का क्लॉज 4 कह रहा है सरकारी सेवा में OBC आरक्षण, और 16(4)B सब क्लॉज SC और ST को रिजर्वेशन देता है। और 16 का जो 5 है वो धार्मिक जो पद हैं उनमें प्रावधान बताता है। और 16 का 6 जो है वो 15 के 6 की तरह EWS से रिलेटेड है कि सरकारी सेवाएं जो हैं उनमें EWS को भी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है जी। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भाई अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पर्शता नहीं होगी, और अगर होती है तो 6 महीने का क्या बोलते हैं जेल, कारावास, या फिर 2000 रुपये का जुर्माना। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या फिर उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना, एजुकेशन और मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं, अदरवाइज कोई वो टाइटल अलाउड नहीं है। और अगर सेकंड क्लॉज इसका है कि अगर विदेश से आपको कोई उपाधि दी जा रही है तो आप उसके लिए प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेंगे, मतलब प्रेसिडेंट की अनुमति से ही वो उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 19 जो है इट डील्स अबाउट, इट सेज फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो इसके अंदर बहुत सारी मतलब स्वतंत्रताएं हैं, 6 हैं। सबसे पहली चीज़ है स्पीच और एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं वाक और अभिव्यक्ति। फिर है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, और मतलब निरायुद्ध सम्मेलन मतलब विदाउट वेपन्स आप एक असेंबली कर सकते हो। फिर है कि जो आप जो है इंडिया में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, आप कहीं अपना ऑक्यूपेशन या कारोबार, बिजनेस आप कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो। जो प्रेस है, मीडिया है, उसकी फ्रीडम भी इसी के अंदर आती है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। आर्टिकल 19 जो है उसको मतलब एब्सोल्यूट नहीं माना गया, वो मतलब सस्पेंड की जा सकती है इन केस ऑफ वॉर। आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने मतलब कोई लॉ का उल्लंघन ना किया हो, कि भाई कोई लॉ उसने तोड़ा ना हो। इसका सेकंड क्लॉज है कि एक व्यक्ति को एक काम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, दूसरी बार सज़ा नहीं मिल सकती है। ठीक है जी। थर्ड क्लॉज इसका रहेगा कि कोर्ट के अंदर अपने खिलाफ, अपने विरुद्ध सबूत पेश करने के लिए कोई मतलब बाध्य नहीं करेगा। आर्टिकल 20 में ये तीनों चीज़ें हैं। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी,
इसको बोलते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें कई सारे आपके राइट्स आते हैं। राइट टू प्राइवेसी बहुत फेमस जो है। राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, आपको लीगल मतलब आप चिकित्सीय मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको मिलती है, आपको फूड की फैसिलिटी इसमें अधिकार दिया जाता है, आपको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, और राइट टू लाइफ आपके पास है, और कि आप राइट टू लाइवलीहुड जीवन व्यापन करने की आपका एक अधिकार है। तो ये सारे इसमें राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 21A कहता है कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये ऐड किया गया था 2002 में, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 22 कह रहा है कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसको उसका कारण बताया जाएगा, और उसको उसकी पसंद के मतलब वो बताएगा कि भाई मुझे किस एडवोकेट से मिलना है, मेरा वकील कौन है, तो उससे मिलवाया जाएगा। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है कि गिरफ्तारी जो हुई है उसके टाइम से 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया। आर्टिकल 23 कहता है कि सभी प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम जो है वो रोके जाएंगे। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो जोखिम भरे कार्य हैजार्डियस वर्क नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ आर्टिकल 24। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक मतलब डिपार्टमेंट कह दो या हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आपका जो रिलीजियस सिस्टम है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि धर्म कौन सा आपको चूज़ करना है, ये आपकी इच्छा है और ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन होगा। और इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। यहाँ सभी रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि जो धार्मिक कार्य हैं उनमें जैसे धार्मिक संस्थान मतलब इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट, उनका स्थापना, धार्मिक संपत्ति स्वीकार करने का अधिकार और उसको यूज़ करने का अधिकार, ये सारे आते हैं 26 के अंदर। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कर नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 कह रहा है कि स्टेट, राज्य किसी को अगर फंड कर रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के लिए वो प्रोपोगेट नहीं करेंगे चीज़ों को। आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है कि भारत के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं चाहे वो बहुसंख्यक हैं, तो सारे जो वर्ग होंगे उनको अपना मतलब भाषा संस्कृति बचाने का पूरा पूरा अधिकार होगा। 29 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर निवारित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एडमिशन्स जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सरकार मतलब राज्य से अगर कोई ग्रांट मिल रहा है उसमें किसी आधार पे एडमिशन मना नहीं किया जाएगा। देखो 28 जो है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, जहाँ गवर्नमेंट जिसको फंड दे रहा है या फिर ग्रांट लीज कर रहा है वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 कह रहा है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एडमिशन्स के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह देखो आपके आर्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आर्टिकल 32 जो है वो ये कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका मतलब हनन होता है, अगर वो इन्फ्रिंज होते हैं तो कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ शॉर्ट ऑफ अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं डीपीएसपी की,
डीपीएसपी को देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको इलाबोरेट करूँ, इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट के अंदर जो पॉलिसीज़ बनेंगी, राज्य जो पॉलिसीज़ बनाएगा, उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे, कुछ आधार रहेगा, उसके लिए कुछ निर्देश जो है वो आपका डीपीएसपी दे रहा है। इसका जो प्रॉपर मीनिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट जो पॉलिसीज़ बनाएगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको बोलते हैं डीपीएसपी। ये लिया गया है आयरलैंड से। तो आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं ये, और 51 तक ये डीपीएसपी है। तो आर्टिकल जो 36 है वो कहता है कि स्टेट, राज्य, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, 4 चीज़ें वो अभी पीछे जो बताई हैं वही 4 रहेंगे। 37 कहता है कि डीपीएसपी इन्फॉर्सेबल नहीं है। इन्फॉर्सेबल नहीं है कि मतलब आप कोर्ट में जाके डीपीएसपी के किसी आर्टिकल को ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये दिया हुआ है तो आपने ये किया क्यों नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 38 कहता है कि डीपीएसपी का जो एम होगा, लक्ष्य इसका जो रहेगा, वो लोक कल्याणकारी राज्य के स्टैब्लिशमेंट में रहेगा, वेलफेयर स्टेट, मतलब जहाँ लोगों के लिए वेलफेयर का काम हो। और 39 पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश जारी करेगा। 39A से लेके 51 तक ये आपके हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से काम आप स्टेट जो है वो करेगा, पॉलिसी किस किस हिसाब से बनाएगा। 39 से शुरू करते हैं। 39 जो है उसमें कुछ क्लॉजेज हैं। ये कहता है कि नीतियाँ इस तरह से लागू होंगी कि मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, सभी जो सिटीजन्स हैं, इसमें थर्ड जेंडर भी आ गया, कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड का साधन बने, आजीविका का साधन बने, इस तरीके से पॉलिसीज़ को लागू करना है। और रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि वो मतलब एक जगह ना हो, वो सभी लोगों में डिवाइड हों, उनका एक प्रॉपर यूज़ हो सके। और कि स्त्री और पुरुष, मतलब फीमेल्स और मेल्स के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कि स्त्री और पुरुष जो हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कि जो वो काम कर सकें, प्लस एक मतलब रिलीफ देना, जैसे आप मैटरनिटी लीव देखते हैं, या फिर लंच का जो प्रोविज़न है, या पीएफ का जो प्रोविज़न है, ये सारे इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। आर्टिकल 39A कहता है कि आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। फ्री लीगल एड मतलब निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि आप विधि से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, आप अगर कोई चाहता है कि आप उसको सहायता प्रोवाइड करोगे, आप उसको एडवोकेट भी दे सकते हैं। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड कि आप ग्राम पंचायत बनाओगे, आप शहर के विकास के लिए भी काम करोगे, नगर पालिका बनाओगे। तो ये काम जो है भाग 9 और भाग 9A इनमें आप डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य जो है अपने नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। काम के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, और शिक्षा के लिए भी पॉलिसीज़ हैं, और हेल्थ के लिए भी हैं। आर्टिकल 42 कहता है कि आर्टिकल 42 में है मैटरनिटी, सॉरी मैंने उसमें बता दिया, उसमें भी आपके छुट्टी और लंच वगैरह का है। फैसिलिटीज़ में जो है काम की न्याय संहिता और प्रसूति सहायता, मतलब जैसे जच्चा बच्चा योजना हो गई, या फिर मातृत्व अवकाश, मतलब मैटरनिटी लीव जिसको हम बोलते हैं। आर्टिकल 43 जो है वो कहता है कि राज्य जो है वो काम करने वालों के लिए एक मजदूरी जो है वो कम से कम, मतलब एक अच्छे से जो एक मिनिमम वेज होनी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। और कि जो ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरिया में के अंदर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करेगा। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है कि सारे नागरिक जो हैं उनको एक तरीके की ही मतलब लॉ से डील किया जाएगा। आर्टिकल 45 की जो मतलब इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जिसको आप बोलते हो इन्फेंट बच्चे का जो होता है, उसमें देख रेख मिलेगी। और 0 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा का अधिकार भी है, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह हो गया।
और जो प्रारंभिक शिक्षा है इसमें पोलियो ड्रॉप आ गया आपका, जैसे कुछ बच्चों के लिए राशन वगैरह भी मिलता है छोटों के लिए, तो वो सारी चीज़ें आ गई। आर्टिकल 46 में कि जो राज्य है उसमें SC ST और OBC के लिए शिक्षा के प्रावधान करना कि शिक्षा उनको कैसे मिलेगी और शोषण से मतलब उनको प्रोटेक्ट करना। फिर है 47 कहता है कि लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ाना है और कि जो लोक स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, मतलब जैसे जिसको बोलते हैं पेय पदार्थ वगैरह, हानिकारक औषधियाँ, उन सबको बंद करेंगे। 48 की कृषि महत्व की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करेंगे, कृषि और पशुपालन की चीज़ें उनको हम प्रमोट करेंगे। 48A कि राज्य का जो पर्यावरण है उसका संरक्षण होगा और उसका संवर्धन करेंगे। 49 जो है वो ये कि राज्य की जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं, संस्थान हैं और वस्तुएं हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। फिर है कि जो 50